हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में आपके टोटल एग्जाम 9 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2017 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 17 तारीख के 17/1/2017 के तीनों शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। तो सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2017 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या फिर 1 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5600 रुपये। यानी कि अगर आप 2 पैंट और 4 शर्ट मिलाकर खरीदते हैं तो 5600 रुपये में खरीदेंगे, या फिर अगर आप 1 पैंट और 6 शर्ट खरीदते हैं तो भी आप 5600 रुपये में ही उसे खरीदेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदारी ने अलग अलग बेचने का निर्णय करता है और उसने जो है 10 शर्ट को कितने में बेच दिया, 6000 रुपये में बेची। तो पूछा जा रहा है आपसे कि प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन में जो यहाँ पर 2 पैंट प्लस 4 शर्ट दिए गया और यहाँ पर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट दिया गया, इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 पैंट और 1 शर्ट का क्रय मूल्य अनुपात में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 पैंट, तो पैंट को यहाँ पर P लिख देते, 2 पैंट और प्लस 4 शर्ट तो 4S लिख देते। फिर बोला गया कि 1 पैंट 1P प्लस 6 शर्ट यानी कि 6 शर्ट, दोनों का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या है, समान है। तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। PP को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, यानी कि 2P में से 1P जाएगा तो कितना बचेगा, 1P बचेगा। इक्वल टू में 4S को उधर बेचेंगे तो 6S में से 4S जाएगा तो कितना आएगा, 2S आएगा। यानी कि अगर इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो पैंट बाई शर्ट यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2/1। यानी कि 1 पैंट का क्रय मूल्य रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट है और 1 शर्ट का क्रय मूल्य रेशियो यानी कि अनुपात के हिसाब से 1 यूनिट है। यहां पर हमें यह पता चल गया। फिर यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 शर्ट जो है कितने में बेचा गया, 6000 रुपये में बेचा गया। तो यहां पर से हम पता लगा सकते हैं कि 1 शर्ट कितने में बेचा गया। तो 1 शर्ट का यहां पर क्या निकल जाएगा, SP यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा किसके, 1 शर्ट का। तो इसको क्या करेंगे, 6000 भागा 10 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 शर्ट का क्रय मूल्य। तो कितने में बेचा, तो 1010 चला गया, यानी कि 1 शर्ट को उसने 600 रुपये में बेचा। लेकिन अब हमें निकालना होगा कि अगर उसने 600 रुपये में बेचा 1 शर्ट को, तो 1 शर्ट को उसने खरीदा कितने रुपये में था। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि किसी भी एक तरफ या भी इस तरफ आप रेशियो का, यहाँ पर जो पैंट का रेशियो 2 आया है और शर्ट का रेशियो 1 यूनिट आया, तो किसी दोनों इधर चाहे आप इस इक्वेशन में बैठा ले या फिर इधर में आप पैंट और शर्ट की इस रेशियो का वैल्यू बैठा लेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे कि पैंट का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और शर्ट का वैल्यू यूनिट में यहाँ पर मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये जो है क्या आया है, यहाँ पर पैंट और शर्ट का अनुपात में वैल्यू आया। ये जो आपका एक निश्चित क्रय मूल्य नहीं है, ये इसके अनुपात का वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 पैंट का कितने क्रय मूल्य है, 2 यूनिट है, और 1 शर्ट का कितने क्रय मूल्य है, 1 यूनिट है। कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। यानी कि टोटल कितने यूनिट हो जाएगा मूल्य में, तो 2 दूनी 4 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 2 पैंट कुल 4 यूनिट में खरीदा गया था और 4 शर्ट कितने में खरीदा गया होगा, तो 1 शर्ट 1 यूनिट में, तो 4 शर्ट कितने यूनिट में, 4 यूनिट में। यानी कि ये आपका क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया किसके, 2 पैंट और 4 शर्ट का। और टोटल क्रय मूल्य रुपये में कितना दिया गया था, यहाँ पर 5600 रुपये दिया गया था। कितना दिया गया था,
5600 रुपया की दिया गया था। इसे हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 4 4 कितना होता है 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया 5600 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 यानी कि 700 रुपये। तो हम लोगों ने शर्ट का अनुपात में जो है कितना वैल्यू था 1 यूनिट वैल्यू था, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 700 रुपया आया। यानी कि एक शर्ट का कीमत भी कितना था, एक शर्ट का कीमत भी जो है कितना था 700 रुपये था। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना था 700 रुपये था। तो यहाँ पर हमें एक शर्ट का क्रय मूल्य भी पता चल गया और एक शर्ट का विक्रय मूल्य भी हमें यहाँ पर से पता चल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल लाभ या हानि नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कि प्रति शर्ट लाभ या हानि कितना। तो एक शर्ट को 600 रुपये में बेचा गया था, लेकिन खरीदा कितने में गया था 700 रुपये में खरीदा गया था। यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ, 100 रुपये का क्या हुआ हानि, यानी कि लॉस हुआ, क्योंकि उसने खरीदा तो शर्ट 700 रुपये में था और बेच उसे कितना में दिया 600 रुपये में बेच दिया, यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि PRQ के मासिक वेतन का अनुपात कितना 4:3 है। P का मासिक वेतन कितना है 4 यूनिट, Q का मासिक वेतन कितना है 3 यूनिट, किसमें रेशियो में है। फिर आगे बोला गया कि यदि PRQ के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में पहले दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया कि PRQ का जो है वेतन का अनुपात कितना था 4:3 था। तो यहाँ पर हम इसे जो है आसानी से सिंप्लीफाई यानी कि हल करने के लिए दोनों में क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। दोनों में यहाँ पर 4 में भी 100 से गुना कर देंगे और 3 में भी 100 से गुना कर देंगे, ताकि हम लोग 10% और 5% वृद्धि का अंक में आसानी से निकाल सके। तो दोनों को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 300, इधर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि P का जो है वेतन कितना था 400 यूनिट था और Q का वेतन कितना था 300 यूनिट था। फिर इसमें बोला गया कि इसमें P में जो है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ 10% का वृद्धि हुआ। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ 10% का वृद्धि हुआ। यानी कि 400 का 10% कितना होता है 400 का 10% कितना होता है 40 यूनिट। आप अगर नहीं निकालना चाहते हैं डायरेक्ट तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 400 का यहाँ पर क्या करेंगे 3%, यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पे चला गया, यानी कि 4 × 10 आपका कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया टोटल 40 हो गया। यानी कि 400 का 10% कितना हो गया 40। यानी कि कुल 400 रुपये P के वेतन में 40 यूनिट की वृद्धि हो गया। यानी कि वृद्धि के बाद कितना हो गया टोटल उसका जो है वेतन 440 यूनिट हो गया। फिर उसी तरीके से बोला गया कि Q में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई। तो 300 का 5% कितना होता है 300 का 5% कितना होगा तो 15 यूनिट होगा। कितना होगा 15 यूनिट, यानी कि +15। तो 300 में क्या कर देंगे 15 को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 315। तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया P का बढ़ा हुआ वेतन निकल गया और Q का भी बढ़ा हुआ वेतन निकल गया। दोनों का क्या पूछा जा रहा है अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे अनुपात में चेंज करके, अगर ये कट रहा है किसी अंक से तो दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर 5 से कट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 25 8 40 25 8 40 रेशियो। 5 यहाँ पर काटेंगे 5 6 30 5 दिया 15। यानी कि PRQ के वेतन का अनुपात जो है जो वृद्धि के बाद कितना अनुपात हो गया 88:63 हो गया। कितना हो गया 88:63 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए
4,000 रुपये राशि की जो है जमा राशियों पर जो है साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर होने पर कुल ब्याज जो है कितना मिलता है, तो कुल ब्याज यहाँ पर दिया गया 2400 रुपये मिलता है। यानी कि 4 वर्षों के लिए कितना धनराशि ब्याज पर लगाया गया, 5,000 रुपये लगाया गया। फिर 5 वर्षों के लिए कितना राशि धन पर लगाया गया था, 4,000 रुपये लगाया गया था। इन दोनों राशियों से जो है टोटल ब्याज यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से यानी कि साधारण ब्याज के हिसाब से कितना ब्याज बनता है, तो 2400 रुपया बनता है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर 4 वर्षों में 5,000 रुपये और 5 वर्षों में 4,000 रुपये की जमा राशि पर 2400 रुपये का साधारण ब्याज कुल मिलता है, तो वह राशि जो है किस दर पर जो है यानी कि किस रेट से जो है उस राशि को लगाया गया था ब्याज प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको एकमात्र फॉर्मूला जो कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको याद रखना होता है यानी कि साधारण ब्याज में याद रखना होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाता है 100 होता है। एकमात्र फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट में याद रखने की ये जरूरत होती है। इससे लगभग आपके सारे सिंपल इंटरेस्ट के जो है क्वेश्चन बन जाते हैं किस्तों वाले क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये आप फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। तो एस आई से आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, प्री से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर से रेट यानी कि दर, टी से टाइम यानी कि समय होता है और बटा 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल पहला वाला मूलधन कितना दिया गया 5,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5,000 लिखेंगे, 5,000 इंटू रेट हमें क्या करना है निकालना है, तो रेट को यानी कि दर को क्या करेंगे यहाँ पर आर से उसे डिनोट कर देंगे। और 5,000 रुपये राशि को जो है कितने वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया गया था, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया गया था, बटा नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल गया 5,000 रुपये के साधारण ब्याज निकल जाएगा इसे हल करने पर। लेकिन हमें आगे इसे भी हल करना होगा क्योंकि यहाँ पर कुल साधारण ब्याज दिया गया, तो इसे भी क्या करेंगे फॉर्मूला पे सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो दूसरा प्रिंसिपल यानी कि दूसरा मूलधन कितना था, तो 4,000 रुपये था। कितने रेट के लिए था, तो दोनों का रेट, ये रेट और जो दूसरे धनराशि पर ब्याज था उसका भी रेट यानी कि दर सेम था, तो इसे भी क्या करेंगे आर से ही डिनोट करेंगे। और कितने समय के लिए ब्याज पर लगाया गया था, तो 5 वर्षों के लिए लगाया गया था। नीचे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब दोनों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कुल ब्याज हो जाएगा। तो इन दोनों का कुल ब्याज कितना दिया गया है, 2400 रुपये दिया गया है। कितने रुपये दिया गया, 2400 रुपये दिया गया। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो इसे हल कर लेंगे हम लोग, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा। 50 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू आर यानी कि 200 आर प्लस 40 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू आर, तो 200 आर हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो गया 2400 हो गया। जब दो जोड़ेंगे तो 200 आर यानी कि 400 आर हो जाएगा। बराबर आपका कितना है टोटल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपया। हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में चला जाएगा। यानी कि रेट यानी कि दर आपका कितना आ गया 6% आ गया। दर आपका कितना आ गया 6% आ गया। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यानी कि 5,000 रुपये और 4,000 रुपये दोनों राशियों को जो है 6% की दर पर ब्याज पर लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2a/m प्लस b/n इक्वल टू 2 दिया गया। फिर दिया गया कि a/m माइनस b/n इक्वल टू क्या दिया गया 4 दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारा यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। क्या दिया गया 2a/m दिया गया प्लस b/n दिया गया, कुल योग कितना दिया गया 2 दिया गया। फिर उसी तरीके से आगे एक दिया गया और क्वेश्चन क्या दिया गया a/m माइनस b/n दिया गया और कुल योग कितना दिया गया 4 दिया गया। तो क्या अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर यहाँ पर हम दोनों को जोड़ते, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस b/n माइनस b/n क्या हो जाएगा कट जाएगा।
प्लस बी बाई एन माइनस बी बाई एन क्या होंगे, कट जाएंगे। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो एलसीएम नीचे यम हो जाएगा और 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 6 को, कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2m आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 2m यानी कि 2m आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें जो है a का वैल्यू प्राप्त हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, b का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि 2m तो यहाँ भी 2m है, यहाँ भी 2m है, यहाँ भी 2m है। यानी कि a का वैल्यू निकाल कर हम यहाँ पर आंसर टिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग b का भी वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, या फिर या तो आप ये इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं a का, या तो इस इक्वेशन में भी आप a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पर a की जगह 2m पुट करेंगे। a की जगह 2m बटा नीचे क्या है, m है, माइनस b बाई एन इक्वल टू क्या है, 4 है। ये दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग ने क्या किया, a का वैल्यू पुट कर दिया। तो a का वैल्यू कितना आया था, 2m। तो 2m यहाँ पर a का वैल्यू पुट किए तो 2m बाई m माइनस b बाई एन इक्वल टू 4 हो गया। m से m यहाँ पर चला गया, m से m क्या हुआ आपका, चला गया। क्या बचा इधर, माइनस बी बाई एन इक्वल टू 2 को जब इधर भेजेंगे, 2 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि b बराबर माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये और b बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो -2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 2m आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया, -2n आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 2m और -2n दोनों वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है a का वैल्यू 2m सही है, b का वैल्यू -2n है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर a बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि अगर 1456 में हम लोग उसमें जोड़ दे तो 6 से भी वह विभाजित हो जाए, 5 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाई ऑप्शन से इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन से बनाएंगे। इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन से हल करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 के कटने का नियम क्या है। तो 5 के कटने का नियम होता है कि आपका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से कटने का नियम होता है या तो आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। यानी कि अगर जो ऑप्शन में 1456 में जो भी अंक जुड़ेगा उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से कटेगी। तो हम लोग सभी अंकों में क्या करेंगे, सभी अंक जो है जो भी ऑप्शन में दिया गया है वो अंक को क्या करेंगे, 1456 में जोड़ेंगे। तो 1456 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे, 1456 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 1462 आ जाता है। क्या यहाँ पर इकाई अंक 0 या 5 है, नहीं है। यानी कि 6 जोड़ने से ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। फिर आगे जोड़ेंगे कि 1456 में दूसरा ऑप्शन क्या है, बी है। 16 यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या इकाई अंक यहाँ पर 0 या 5 आएगा, 6 6 12 आता है। यानी कि इकाई अंक यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इकाई अंक ना तो यहाँ पर 0 है ना ही 5 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, 1456 में क्या करेंगे, 61 को जोड़ के देखेंगे तो कितना आता है, 617 आता है। यानी कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ भी 0 नहीं है या 5 नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1456 में 44 जोड़ कर देखेंगे क्या यहाँ पर इकाई अंक 0 या 5 है। तो 6 4 10 यानी कि 0 हाथ में 1 होता है। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक 0 आ रहा है। यानी कि यह संख्या 5 से कटेगी, क्योंकि आपको बताया गया कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी वह 5 से कटेगी, अन्यथा कोई भी
अंक 0 या 5 के अलावा होगी वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। यहाँ पर एकमात्र ऐसी संख्या 44 जो कि 1456 में जोड़ने पर इकाई अंक 0 आ रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो किसी भी वेतन का, किसी भी चीज़ की कीमत, वेतन या फिर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, मार्केट प्राइस खुद में हमेशा 100% होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेतन का, खर्च का, या फिर सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, जो भी हो गया, खुद में हमेशा 100% होती है वो संख्या। यानी कि कोई भी वेतन खुद में कितना होगा, 100% होगा। कोई भी वेतन खुद में कितना होगा, 100% होगा। उसका 28% क्या करता है, ऋण दे देता है। यानी कि क्या हो जाता है, ऋण के लिए वो जो है 28% यानी कि 8,960 रुपये दे देता है। तो पूछा जा रहा है कि 100% का वैल्यू यानी कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, 28% का वैल्यू। 28% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 8,960 रुपया दिया गया है। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 28 से 28 या 84। यहाँ पर कितना बचिए आपका 5, 28 दूनी 56 यानी कि 320। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 320 रुपया आ गया। हमें चाहिए कितना, 100% का वैल्यू चाहिए, यानी कि कुल मासिक वेतन चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 100% का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि 100% बराबर आपका कितना हो गया, 32,000 हो गया। कितना हो गया, 32,000। यानी कि उसका जो है मासिक वेतन, यानी कि एक महीने का इनकम या फिर बोले उसका वेतन कितना था, 32,000 रुपया था। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 111 रूसी, 407 चीनी और 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित यानी कि जमा हुए हैं। फिर बोला गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते, यानी कि ऐसे समान दल बनाए जाते कि हर दल में एक राष्ट्रीयता में के व्यक्ति, यानी कि अगर रूसी है तो एक दल में सिर्फ रूसी ही हो और कोई व्यक्ति नहीं हो। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। यानी कि अगर कोई दल बनाया जाता है तो वह दल में या तो रूसी, सिर्फ रूसी हो, या फिर सिर्फ चीनी हो, या फिर सिर्फ जापानी हो। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपसे फिर पूछा गया है कि प्रत्येक दल में, यहाँ पर प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। सॉरी, यहाँ पर जो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं पूछी गया है, पूछा गया था क्वेश्चन में कि कुल जो है कितने दल जो है, दल की संख्या कितनी है, दल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन था। ये जो आपका नहीं था, क्या था, दल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर 111, 407 और 259 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे। जैसे कि 111 क्या रूसी है, 407 चीनी और 259 आपका क्या है, जापानी यात्री है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो दो नंबर जो छोटे छोटे दिख रहे उनका अंतर निकाल ले। क्या निकाल ले, उनका डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल ले। तो दोनों का अंतर कितना होता है, तो दोनों का अंतर जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1। तो क्या 148 यहाँ पर जो अंतर आया, क्या 148 अंतर आया, तो 148 से क्या 111 भाग हो रहा है, तो नहीं हो रहा। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 148 नहीं होगा। तो लेकिन जो भी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा वो क्या होगा, इन ये जो 148 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 148 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यानी कि 148 का फैक्टर यहाँ पर देखेंगे तो 148 का फैक्टर तो 74 भी है।
तो 74 से क्या 111 विभाजित हो रहा है? तो नहीं हो रहा। 148 का फैक्टर तो 37 भी है, तो 37 जब यहाँ पर आप देखेंगे तो 37 से 111 भी कटेगा कितने बार में? 3 बार में। 37 से 407 भी कटेगा कितने बार में? 11 बार में। 37 से 259 भी कटेगा कितने बार में? 9 बार में। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना, यानी कि महत्तम कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। महत्तम कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। यानी कि हमें पता चल गया कि एक दल में न्यूनतम जो है कितनी संख्या होगी सदस्यों की। तो यहाँ पर क्या निकल गया कि एक जब ग्रुप बनाया जा रहा है तो एक ग्रुप में जो है कितने सदस्यों की संख्या है? 37 सदस्य है। तो हमें क्या निकालना है कि ऐसे कुल जो है टोटल कितने दल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल दलों की संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे? अगर कुल मिलाकर रूसी जो है कितने 111 है, अगर एक दल में कुल मिलाकर रूसी 111 है और उसे जब बांटा जाता है तो एक दल में 37 रूसी को रखा जाता है, तो 111 रूसी को कुल मिलाकर कितने दल में रखा जाएगा? तो क्या करेंगे? 111 को 37 से भाग देंगे। 111 को 37 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 3 दल में क्या क्या रखा गया? रूसी को रखा गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर चीनी जो है कुल मिलाकर 407 है। एक दल में 37 चीनी को रखा जाता है, तो 407 चीनी को जो है कितने दल में रखा जाएगा? तो 407 को 37 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे। फिर प्लस फिर 259 क्या है? जापानी यात्री है, और प्रत्येक दल में जापानी यात्री को कितने दल से रखा जाता है? तो 37। एक दल में 37 आदमियों को रखा जाता है, यात्री को रखा जाता है। तो 259 यात्री को जो है कितने दल की जरूरत पड़ेगी? तो 259 को 37 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो कितने बार में चला जाएगा? आपका 7 बार में यहाँ पर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका टोटल दल, यानी कि दलों की संख्या निकल गई। तो यहाँ पर कुल दल आपका कितना हो गया? तो जोड़ेंगे तो 11 7 18, 18 3 आपका कितना हो गया? 21। यानी कि कुल मिलाकर दलों की संख्या कितनी है? 21 है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन में कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर का योगफल कितना है? 42 है। यानी कि दो पॉजिटिव यानी कि दो धनात्मक नंबर है, यानी कि दो इंटीजर है, और उनका अंतर, उन दो धनात्मक यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर का अंतर कितना है? 4 है, और उनका योगफल 42 है। तो पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन संख्याओं का क्या निकालना? गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी? उन दो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया? पहले बोला गया कि मान लेते एक संख्या पहली है, एक संख्या दूसरी है, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया? 42 दिया गया। फिर बोला गया कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 4 है, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पहली संख्या निकल जाएगी, तो प्लस दूसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या कट गई। पहली संख्या यानी कि टोटल कितनी हो गई? दूसरी दो को पहली संख्या हो गई, इधर टोटल कितना हो गया? 42 4 46 हो गया। यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई? 2 से काटेंगे 46 तो 23 बार में चला जाएगा। यानी कि पहली संख्या का मान यानी कि वैल्यू कितना है? 23 है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे? 23 का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा। 23 जो है वैल्यू पहला वाला यानी कि पहला अंक जो है कितना आ गया? 23 आ गया। 23 पहला अंक का जो है 23 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? दूसरे नंबर का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर दूसरा इक्वेशन में या फिर पहला इक्वेशन में पुट करते तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है प्लस 23 आएगा। प्लस 23 को जब इधर भेजेंगे तो 42 माइनस 23 आएगा। तो 42 माइनस 23 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 17 2 19 यानी कि 19 आ जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो है वैल्यू में कितना आ गया? 19 आ गया। इसका इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है? गुणज यानी कि मल्टीप्लीकेशन पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुना किया जाएगा तब उसका गुणनफल कितना आएगा। तो क्या करेंगे? 23 इंटू 19 करेंगे। कितना करेंगे? 23 इंटू 19। जब इकाई अंक को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आता है? 9 3 27, यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा आपका कितना होगा? 7 होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 कौन से ऑप्शन में? मात्र आपका एक ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर आप यूनिट डिजिट से गुना करने के लिए जानते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन से छाड़ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर आप नहीं करना जानते यूनिट डिजिट से तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं।
आपका कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 2 आपका हो गया, 9 दूनी 18 और 3 18 3 21, हाथ में 2 23, हाथ में 2 आपका बचेगा 2 और 2 4 हो गया, यानी कि 437 गुना करने पर आपका आ गया। यानी कि आप चाहे तो यूनिट डिजिट से यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट मात्र एक ऑप्शन में आपका 7 है, या फिर आप चाहे तो पूरा गुना करके यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका क्या आंसर आता है, 437 आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, पूछा जा रहा है आपसे कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि डिस्काउंट ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस है कि एक किताब जो है 76 रुपये में बेची जाती है। यानी कि कोई पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि उस पर उसका मूल्य जो है 90 रुपया अंकित कर दिया गया, लेकिन जब उसे बेचने का समय आया तो उसे 76 रुपये में बेच दिया गया। यानी कि 90 का सामान अंकित किया गया कि 90 का रुपये में इसे बेचा जाएगा, लेकिन जब इसे बेचने का समय आया तो इसे 90 के बजाय कितने में बेच दिया गया, 76 रुपये में बेच दिया गया। यानी कि 90 रुपये की जगह 76 रुपये में बेचा तो उसने कितने रुपये का डिस्काउंट दिया। 90 रुपये का सामान अगर उसने 76 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया, तो रुपये में क्या करेंगे, 90 माइनस 76, यानी कि 14 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। कितने रुपये का डिस्काउंट दिया, 14 रुपये का डिस्काउंट दिया। और जो छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। छूट जब भी दिया जाता है तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस आपका कितना दिया गया, 90 रुपये दिया गया। इसे परसेंट में आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट प्रतिशत निकल जाएगी। तो 2 शून्य यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 140 बटा आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 1 3 30, तो 9 तिया 27, यानी कि 13 पॉइंट पूछा आएगा। तो 13 पॉइंट आपका कौन से ऑप्शन में, 13 पॉइंट आप जब यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 13 नहीं आएगा आपका, यहाँ पर 9 1 3 9 1 3 9 तिया 27 9 1 यहाँ पर आपका सॉरी 5 बचता है, आपका 5 बचा तो 50 9 5 45, यानी कि कितना आएगा आपका 15 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि जो आपका आएगा कितना आएगा, 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो 15 पॉइंट आपका कुछ जो है किस में दिया गया, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपका 15.56% आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। यानी कि एक आयताकार बोर्ड यानी कि एक रेक्टेंगल है, एक बोर्ड है जो कि कैसा है, रेक्टेंगल यानी कि आयताकार है। फिर बोला गया कि उस बोर्ड की जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है, 4 गुनी है। ये जो है क्या होता है, चौड़ाई होती है, ये क्या होता है, लंबाई होता है। तो बोला गया कि चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है। यानी कि अगर हम लोग चौड़ाई x मान लेते हैं, चौड़ाई हम लोग सपोज x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगी। अगर चौड़ाई x हम लोग मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो यहाँ पर से फिर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इस 4x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया, कुल क्षेत्रफल दिया गया। तो क्षेत्रफल निकालने का, किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी के आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ गुना ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, 4x, चौड़ाई कितना x है,
कुल क्षेत्रफल यानी कि टोटल एरिया कितना है, 256 वर्ग मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 4 से काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा, 4 छक 24, 4 छक 16, यानी कि x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ पर जब x स्क्वायर है, या स्क्वायर को जब इधर हम लोग अंडर रूट भेजेंगे तो अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा था, लंबाई पूछा जा रहा था। इस आयताकार बोर्ड का क्या पूछा जा रहा था, लंबाई पूछा जा रहा है। तो लंबाई हम लोगों ने क्या माना था, 4x माना था। तो x का वैल्यू अगर 8 है, लंबाई जो है कितने हम लोगों ने माना था, 4x, x का वैल्यू अगर 8 आया है तो गुना करने पर 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी आएगी, 32 मीटर आएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, यानी कि अगर पहले व्यक्ति 15 थे, उसमें अगर 5 व्यक्ति और बढ़ा दिया जाए तो काम कितने दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि TW टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। यानी कि 15 व्यक्ति की कार्य क्षमता, अगर हम लोग मान लें कि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, यम है, एक व्यक्ति की कार्य क्षमता मान लेते क्या है, यम है, तो 15 व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 यम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 यम हो जाएगी। और उस जो है 15 व्यक्ति कितने दिनों में काम करते हैं, 60 दिनों में काम करते हैं। तो अभी आपको बोला गया है कि इफिशियंसी इनटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय करते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या निकल गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आ गया कि करना कितना काम है, जो कि 5 और व्यक्ति बढ़ाकर किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका क्या निकल गया, टोटल वर्क। इधर भी क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही काम को करेंगे। फिर बोला गया था आगे क्वेश्चन में कि दोनों जो है एक ही काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर जो है व्यक्तियों की संख्या दूसरी बार में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले जो है 15 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति बढ़ गए, यानी कि अब कितने आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए। तो अगर एक आदमी यम की कार्य क्षमता से काम करता है तो 20 आदमी कितने, 20 यम की कार्य क्षमता से काम करेंगे। 20 आदमी कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, 20 यम की कार्य क्षमता से काम करेंगे। कितने दिनों में काम करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर समय निकालना तो डी डेज में काम करेंगे। दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। तो इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, दोनों का कार्य क्या होगा, आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर से यम चला गया, 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60, यानी कि डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि अगर 5 व्यक्ति को बढ़ा दी जाती है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाती है, तब उस काम को 45 दिनों में कर लिया जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपका क्या है, एक तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या है आपका, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ग्राफ में दिया गया आईटी कंपनी दिए गए, पहला कंपनी, दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी, फिर छात्रों की कुल संख्या दिया गया, फिर अलग अलग यहाँ पर मान लेंगे कि जैसे कि यहाँ पर PQRS अलग अलग जो है छात्र है उनका जो है प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर जो है प्रतिशत दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी तीसरा, ये जो है तीसरा कंपनी है, कॉलेज P द्वारा, यानी कि ये सब जो सारे P कॉलेज, Q कॉलेज, R कॉलेज, CS कॉलेज बोला जा रहा है कि कंपनी तीसरा द्वारा कॉलेज P से लिए गए और कंपनी पहला द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों का अंतर कितना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा कंपनी तीसरे में कॉलेज पी के कितने छात्र हैं। तो कॉलेज जो है तीसरा हो गया, पी के जो है प्रतिशत में कितने छात्र हैं, कॉलेज तीसरे में पी कॉलेज के आईटी कंपनी के तीसरे में पी कॉलेज के जो है कितने प्रतिशत छात्र हैं, तो 32% छात्र है, जो कि 1500 का 32% है, क्योंकि तीसरा आईटी कंपनी में जो है कुल कितने छात्र है, 1500 छात्र है, उसका 32% जो है किस कॉलेज का है, पी कॉलेज का है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना कि पी कॉलेज का जो है कितने छात्र है आईटी कंपनी तीसरे में, तो क्या निकालेंगे 1500 का 32% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1500 का 32%। तो जब 1500 का आप 32% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि 480 आएगा। कितना आएगा, 480 आएगा। आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1500 इंटू 32/100, हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा। 15 इंटू 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 450 करेंगे तो 480 आ जाएगा। यानी कि आईटी कंपनी तीसरा में पी कॉलेज के जो है कितने छात्र हैं, 480 छात्र हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कंपनी पहला में कॉलेज क्यू के कितने छात्र हैं। पहला आईटी कंपनी में कॉलेज क्यू के कितने छात्र हैं, तो कॉलेज क्यू के जो कितने प्रतिशत छात्र हैं, तो 32% छात्र हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 32% निकालेंगे किसका, 1800 का। क्या निकालेंगे, 1800 का 32% निकालेंगे। तो 1800 का 32% कितना होता है, जल्दी से आप कॉपी पे निकाल के देखिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाता कि 1800 का 32% कितना होगा, तो 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी कि 540 और 36 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। आप निकालना चाहे तो जैसे इस तरीके से निकाले, आप उस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, 1800 का 32% निकाल सकते हैं। तो 1800 का 32% कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। यानी कि दोनों में हमें छात्रों की संख्या प्राप्त हो गई। इसका पूछा क्या जा रहा है, इसका अंतर पूछा जा रहा है। यानी कि 576 माइनस 480 करेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 70 अब 20, 90 अच्छे 96, यानी कि दोनों में छात्रों का संख्या का अंतर कितना आ गया, 96 आ गया। कितना आ गया, 96 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, पहले वाले ही ग्राफ है। तो देखेंगे क्वेश्चन में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है ग्राफ में। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी 2 द्वारा, यानी कि आईटी कंपनी 2 द्वारा कॉलेज PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि कॉलेज ये क्या है, ये आईटी कंपनी है, कौन सा, दूसरा, उसमें पी कंपनी, आर कंपनी, ES कंपनी, पी कंपनी, आर कंपनी, ES कंपनी से लिए गए कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल परसेंट की, टोटल जो है कितने प्रतिशत छात्र है जो इन तीनों कॉलेज से है। तो टोटल यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 27, 52, 52, 18 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या निकालना होगा, 2400 का 70% निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 2400, यानी कि 2400 का क्या निकालना होगा, 70% निकालना होगा। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, PRS के कॉलेज के छात्रों की संख्या निकल जाएगी जो आईटी कंपनी दूसरे में है। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा। 24 सत्ते करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 सत्ते करेंगे तो 168 आता है। यानी कि 168 पर 1 शून्य आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 1680 छात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी 2 और 3 द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। यानी कि आईटी कंपनी जो दूसरा है उसमें आर कॉलेज द्वारा दूसरे आईटी कंपनी में कितने प्रतिशत छात्र है, 25% छात्र है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 2400 का 25% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि
दूसरे आईटी कंपनी में आर के कितने छात्र हैं, किसमें, नंबर में यानी कि संख्या में निकालना है। तो क्या करेंगे, 2400 का 25% निकालेंगे। तो 2400 का 25% कितना होता है, 50%, 1200, उसका आधा 600, यानी कि आईटी कंपनी दूसरे में आर कॉलेज की छात्रों की संख्या कितनी है, 600 है। कितनी है, 600 है। फिर बोला गया कि आईटी कंपनी तीसरे में आर के छात्रों की संख्या कितनी है। अब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है कि तीसरे आईटी कंपनी में आर में अगर 25% आर कॉलेज के छात्र हैं तो उसकी संख्या यानी कि नंबर में कितने छात्र हैं। तो क्या निकालेंगे, 1500 का 25% यानी कि 1500 का 1/4। तो 1500 का आधा 750, 750 का आधा कितना होता है, 375 होता है। कितना होता है, आधा 375 होता है। कितना होता है, आधा 375 होता है। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 400 यानी कि 200 प्लस 25 यानी कि 225 छात्र। यानी कि आर कॉलेज के छात्र जो कि आईटी कंपनी दूसरे और तीसरे में, उनके छात्रों की संख्या में अंतर कितना है, 225। कितने अंतर है, 225, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉलेज यस की तुलना में, कॉलेज यस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों की कितने अधिक जो है छात्र लिए गए हैं। यानी कि पूछा जा रहा है कॉलेज यस और कॉलेज पी में जितने जो है छात्र हैं उन छात्रों का अंतर क्या है, ये आपसे मूल रूप से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि पी में जो है कुल, पी कॉलेज में जो है कुल मिलाकर कितने छात्र हैं। तीनों आईटी कंपनियों में मिलाकर पी कॉलेज के जो है कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1800 का 24% निकालेंगे। तो 1800 का 24% कितना होता है, डायरेक्ट निकालना आप सीखेंगे। तो 1800 का 24% कितना होगा, 18 इंटू 24 कीजिए। क्या कीजिए, 18 इंटू 24 कीजिए। तो 18 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, यानी कि 360 और 72 करेंगे। कितना करेंगे, 360 और 72 यानी कि 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2400 का 27% निकालेंगे। 2400 का क्या निकालेंगे, 27% निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 24 इंटू 27 गुना करके देख लेते साइड में, आपका कितना आता है, 7 चौक 28, 7 में 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 8 22, 22 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 24, 7 में 2, 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि कितना हो गया, 668 हो गया। यानी कि 2400 का 27% कितना, 668। अब क्या करेंगे, 1500 का 32% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1500 का 32% निकालेंगे। तो 1500 का 32 यानी कि 15 इंटू 32 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि सारे 430 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्या आ गया, टोटल पी कॉलेज की कुल छात्रों की संख्या आ गई। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 2 10, हाथ में 1, 8 4 12 3 15, 1 16, हाथ में 1, 6 4 10 और 14 1 15, यानी कि टोटल जो है पी कॉलेज के छात्रों तीनों आईटी कंपनी में कुल मिलाकर कितना है, 1560 छात्र हैं। अब हमें क्या निकालना है, यस कॉलेज के छात्रों की संख्या निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यस कॉलेज के छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो 1800 का यहाँ पर क्या निकालेंगे, 16%। 1800 का क्या निकालेंगे, 16% निकालेंगे। यानी कि 18 इंटू 16 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180 और 118, 18 × 90, 18 × 78 से, यानी कि 180 और 108 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180 और 108 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। यानी कि यस कॉलेज में पहले आईटी कंपनी के कितने छात्र हैं, 288 छात्र हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे आईटी कंपनी का यहाँ पर छात्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 का 18%। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 इंटू 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, यानी कि 360 और 72 आपका कितना आ जाएगा, 360 और 72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 432 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 23% निकालेंगे, किसका, 1500 स्टूडेंट का।
क्या करेंगे 23% निकालेंगे किसका 1500 स्टूडेंट का, यानी कि 1500 का 23% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 तिया 45, यानी कि 300 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 345। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 2 10 5 15, हाथ में एक, 8 3 11 4 15 1 16, हाथ में एक, 4 3 7 2 9 1 10 आ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया जो कि यस कॉलेज के छात्र हैं तीनों आईटी कंपनी में 1065 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 1065 छात्र हैं। यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया है कि दोनों कॉलेज के छात्रों का संख्या में अंतर कितना है, तो क्या निकालना है डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालना है। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस जब करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आप 5 तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे रह गया 14, यानी कि टोटल कितना हो गया दोनों के कॉलेजों के छात्रों का अंतर कितना हो गया 495। कितना अंतर हो गया 495, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 135 छात्रों की कक्षा में 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि बोला गया कि बॉयज, यहाँ पर बी से बॉयज, जी से गर्ल हो गया, यानी कि बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का क्या है दोगुनी है, यानी कि अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी है 2x है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, यानी कि लड़की की संख्या अगर x है तो लड़कों की संख्या कितनी है 2x है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग लड़के और लड़कियों की निश्चित संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया कुल यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं निश्चित वैल्यू में। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 2x प्लस x, यानी कि 3x। 3x बराबर टोटल छात्र कितने दिए गए 135 दिए गए, तो क्या यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 3 चौक 12 3 पचे 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 45 आ गई। लड़कियों की संख्या कितने आ गए 45 आ गए, और लड़कों की संख्या कितनी थी 2x थी। तो अगर x का वैल्यू 45 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 हो जाएगा, यानी कि लड़कों की संख्या 90 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 45 है। यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया लड़के और लड़कियों की निश्चित संख्या पता चल गई। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि फेल हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग सबसे पहले कि कितने छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 1/6 लड़के, यानी कि टोटल जितना लड़का था उसका जो है 1/6 लड़का क्या हो गया फेल हो गया, यानी कि 90 का 1/6 90 का 1/6, यानी कि क्या करेंगे 90 इंटू 1/6 करेंगे, 90 इंटू क्या करेंगे 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 का 1/6, यानी कि 90 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि 15 ऐसे लड़के हैं जो कि क्या हो गए फेल हो गए। फिर बोला गया कि कुल लड़कियों में से 1/3 लड़कियां फेल हो गए, यानी कि 45 का 1/3 45 का 1/3, यानी कि 45 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 45 को 3 से जब काटेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी कि 15 लड़के फेल हुए और 15 लड़कियां भी क्या हो गई फेल हो गए, यानी कि कुल मिलाकर टोटल स्टूडेंट जो है कितने फेल हो गए तो 15 लड़के फेल हो गए 15 लड़कियां फेल हो गए, यानी कि 15 कुल मिलाकर 30 ऐसे स्टूडेंट है जो कि क्या हो गए फेल हो गए। 30 ऐसे स्टूडेंट है जो कि क्या हो गए फेल हो गए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पास कितने हुए, फेल से मतलब नहीं है, हमें पूछा जा रहा है कि पास कितने हुए। तो यहाँ पर जो है कुल छात्र कितने थे 135, उसमें से 30 क्या हुए फेल हो गए। कुल छात्र कितने थे 135 थे, उसमें से क्या हुए 30 फेल हो गए। तो 135 में से अगर 30 फेल हो गए तो पास कितने छात्र हैं, तो 135 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, यानी कि 105 ऐसे छात्र हैं जो कि क्या हुए पास हो गए।
तो हमें क्या निकालना, परसेंट में वैल्यू निकालना है। यहाँ पर नंबर में वैल्यू नहीं निकालना, परसेंट में वैल्यू निकालना है। तो परसेंट यानी कि कितने प्रतिशत पास हुए, तो हमें किससे निकालना होगा कि कुल कितने छात्र थे, तो यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या लिखेंगे। वैल्यू हमें परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो पास स्टूडेंट का परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो यहाँ पर काटेंगे 15 सते 75, 15 नमा 135 हो गया। हल करेंगे तो 700 बटा आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा लगभग 77.78% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77.78%, क्योंकि 100/9% को जब पॉइंट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है, 11.11 हो जाता है। तो 700/9 को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 7.77, लेकिन 7.78 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि कार यम की चाल, किसकी चाल, कार यम की चाल कार डब्लू के चाल की दोगुनी है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर मान ले यम डब्लू, यानी कि बोला गया कि अगर यम की चाल डब्लू की चाल की क्या है, दोगुनी, यानी कि डब्लू की चाल अगर यक्स है तो यम की चाल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यानी कि अगर डब्लू की चाल यक्स है तो यम की चाल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मान लिया। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि यदि कार यम जो है, कार यम कौन सा कार बोला गया, यदि कार यम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार डब्लू की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो चाल निकालने का फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल यानी कि स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग यम की गति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चाल बराबर आपको बताया क्या गया, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या निकाल सकते हैं, यम की चाल यानी कि यम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ऊपर दूरी को लिखेंगे तो कितना दूरी है, 120 किलोमीटर दूरी है। और समय कितना लेता है, तो 2 घंटा 30 मिनट लेता है। कितना लेता है, 2 घंटा 30 मिनट लेता है। तो जब इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट को 30/60 घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2.1/2। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, यानी कि 5/2। 2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि कैलकुलेट इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 दूनी आपका कितना हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, यम की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई, यम की चाल आ गई। यानी कि यम का चाल कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमें क्या पता चला, 2x का वैल्यू पता चला है। अगर यम की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमें क्या पता चला, 2x का वैल्यू पता चला। तो क्या हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 48 को तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 48। यानी कि w कार के w की चाल, w वाले कार की चाल कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू 24, यानी कि w वाले कार की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि P तथा Q, P और Q क्या है, 2 संख्याएं हैं। P और Q क्या है, 2 संख्याएं। उन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो कितना है, 4:3 है, यानी कि 4:3 है। फिर बोला गया कि उसका लासा यानी कि एलसीएम कितना है, 36 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P + Q यानी कि उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है
क्या होता है, आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि एलसीएम जो आपका होता है, एलसीएम जो आपका होता है एचसीएफ का गुना होता है, एचसीएफ का गुना होता है। और जो उन दोनों संख्याओं का, जो दोनों संख्याओं में रेशियो में जो वैल्यू होता है उनका भी गुणज होता है। जैसे कि इसे मान ले x, इसे मान ले y, यानी कि एलसीएम का वैल्यू क्या होता है एच एक्स वाई होता है। यानी कि एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं के को प्राइम नंबर को, यानी कि दोनों संख्याओं के एक एक फैक्टर का क्या होता है, दोनों संख्याओं के एक एक फैक्टर का जो कि आपस में को प्राइम होते हैं उनका क्या होता है गुणज होता है। किसके साथ, एचसीएफ यानी कि महत्तम के साथ, जो कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग एचसीएफ यानी कि महत्तम का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम यहाँ पर कितना दिया गया 36 दिया गया। एचसीएफ यानी कि हमें एच का वैल्यू निकालना है, एक्स यहाँ पर कितना दिया गया 4 दिया गया, और वाई कितना दिया गया 3 दिया गया। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया, एचसीएफ का वैल्यू आ गया 3 आ गया। यानी कि उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना था, 3 था। दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना था, 3 था। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, पी आर क्यू का एक निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या क्या होती है, एक संख्या क्या होता है, एक संख्या जो होता है एच एक्स होता है, और दूसरी संख्या जो होती है क्या होती है एच वाई होती है। तो एच का वैल्यू तो हमें 3 प्राप्त हो गया, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है। यानी कि दोनों का गुणज करेंगे तो क्या निकल जाएगी, एक संख्या निकल जाएगी। यानी कि एक संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। फिर एच का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, एचसीएफ कितना है 3 आया। वाई का वैल्यू जो है अनुपात में कितना दिया गया, 3 दिया गया। दोनों का गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ये जो आपका क्या है पी है, ये आपका क्यू है। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, योगफल यानी कि योग पूछा जा रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। यानी कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 21 आंसर आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि वह संख्या पूर्ण रूप से वह संख्या कितना है, वह पूर्ण रूप से वह संख्या कितना है, हमें उसका मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। यक्स क्या मान लिए, उस संख्या को मान लिए। फिर बोला गया कि यदि एक संख्या यानी कि उस यक्स संख्या का 3/5 यानी कि गुना होता है। का मतलब हिंदी में क्या होता है, गुना होता है। फिर बोला गया कि उस संख्या के 3/5 का 2/3 यानी कि 3/5 का फिर से 2/3 यानी कि 2/3 कितना है, 42 है। आपका कितना है, 42 है। तो यहाँ पर से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे, 3 से 3 चला गया, 2 से काटेंगे 42 को कितना बार में चला जाएगा, 21 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 21 25 105 आ गया। यानी कि हमें पता चल गया कि वह वैल्यू जो है उस संख्या का जो है वैल्यू कितना 105 है। तो उस संख्या का वैल्यू यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 1/3 क्या होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, 105 का 1/3 निकालना है। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 105 काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 35 बार में चला जाएगा। यानी कि वह संख्या का 1/3 कितना आ गया, 35 आ गया। उस संख्या का 1/3 कितना आ गया, 35 आ गया यहाँ पर आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में करते हैं। यानी कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करती है,
तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन में, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि एक जो पुरुष है वो एक महिला से दुगना कार्य क्षमता से काम करता है। एक पुरुष जो है एक महिला के दुगना कार्य क्षमता यानी कि दुगना यानी कि 2 टाइम इफिशियंसी से कार्य करता है। यानी कि अगर यहाँ पर मैन वुमेन, अगर एक औरत एक काम करती है तो उतने ही समय में एक आदमी 2 काम कर लेता है। यानी कि मैन और वुमेन की यहाँ पर क्या पता चल गई हमें, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पता चल गई कि एक आदमी 2 काम करता है तो उतने ही समय में महिला एक काम, मतलब उतने ही समय में महिला एक काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो जो है 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। यानी कि TW टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कुल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता निकालेंगे। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता हमें यहाँ पर निकालने पर क्या आया, 2 आया। यानी कि एक पुरुष एक समय में जो है कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 10 पुरुष कितना काम करेगा, तो 10 दूनी 20 काम करेगा। कितना काम करेगा, टोटल 20 काम करेगा। कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। और एक महिला जो है उतने ही समय में कितना काम करती है, यानी कि एक महिला की कार्य क्षमता कितना है, 1 काम है। तो 5 महिला जो है उस काम को कितना काम करेगी, 5 महिला, अगर एक महिला 1 काम करती है तो 5 महिला कितने काम करेगी, तो 5 × 1 यानी कि 5 काम करेगी। यानी कि दोनों मिलाकर कितना काम करेगी, दोनों मिलाकर एक दिन में बोल सकते हैं, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगी, तो 20 × 5 = 25 काम करेगी। यानी कि ये आपका क्या आ गया, टोटल इफिशियंसी आ गया 10 पुरुष और 5 महिला का। यानी कि एक दिन में 10 पुरुष और 5 महिला कितना काम करेगी, 25 काम करेगी। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य चाहिए। तो इफिशियंसी तो क्या कर दिए, इफिशियंसी आ गया आपका 25, इनटू क्या करना होगा, अब टाइम करना होगा। तो समय आपका कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। अब बोला गया कि उतने ही कार्य को कौन करते हैं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं करती है। तो एक पुरुष 2 काम करता है तो 5 पुरुष कितने काम करेगा, एक पुरुष अगर 2 काम करता है तो 5 पुरुष कितने काम करेगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि 10 काम करेगा। अगर एक महिलाएं एक काम करती है तो 20 महिलाएं कितने काम करेगी, 20 × 1 यानी कि 20 काम करेगी। यानी कि 5 पुरुष 10 काम करता है और 20 महिलाएं 20 काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर कितना काम करते हैं, 20 × 10 = 30 काम करते हैं। यानी कि 5 पुरुष 10 काम करते हैं और 20 महिलाएं 20 काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर 30 काम करती है। कुल मिलाकर जो है कितना काम कर सकती है, एक दिन में 30 काम कर सकती है। तो वही पूछ रहा है कि 30 दिन में वह जो है कुल कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इफिशियंसी इनटू क्या कर देंगे, टाइम, यानी कि टाइम को क्या कर देंगे, डी से डिनोट कर देंगे। तो इधर भी आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं यानी कि दोनों का कुल कार्य बराबर होगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दिनों की संख्या निकल जाएगी। हल करेंगे यहाँ पर 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर आपका कितना आ गया, 25 दूनी 50 आ गया। यानी कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 50 दिनों में करेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक फल के 8 डब्बे 96 रुपये में खरीदे जाते हैं। एक फल के 8 डब्बे कितने में खरीदे जाते हैं, 96 रुपये में खरीदे जाते हैं। फिर बोला गया कि 5 डब्बे को क्या किया गया, 10% के लाभ पर बेच दिया गया। सॉरी, यहाँ पर हानि पर नहीं, लाभ पर बेच दिया गया। फिर बोला गया कि 3 डब्बे, जो 5 डब्बे तो पहले 10% के लाभ पर बेच दिया, फिर जो बाकी बचा 3 डब्बा था उसे कितने में बेच दिया, 10% के हानि पर बेचे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि टोटल जो है नेट प्रॉफिट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कि 8 डब्बे अगर 96 रुपये में खरीदा तो एक डब्बे को उसने कितने रुपये में खरीदा होगा।
तो एक डब्बे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 9600/8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 96, यानी कि एक डब्बे का मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। एक डब्बे का मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, यानी कि एक फल के डब्बे को जो है 1200 रुपये में खरीदा जाता है। तो 5 डब्बे को खरीदने में कितना पैसा लगा होगा, अगर एक डब्बे को खरीदने में 1200 रुपया लगता है तो 5 डब्बे को खरीदने में कितना लगेगा, तो 1200 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यानी कि 5 डब्बे को 6000 रुपये में खरीदा जाता है। तो उसको बोला गया कि क्या किया जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि 600 का हम लोग क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 600 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 600 का 6000 का 10% कितना होता है, तो 6000 का 10% कितना होता है, 600 होता है। यानी कि 6000 रुपये जो 5 डब्बे खरीदने में लगा था उसे 600 रुपये के लाभ पर क्या किया, बेच दिया। क्या किया, उसे 600 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। फिर अब कितना डब्बा बचा, 3 डब्बा बचा। तो अगर एक डब्बा 1200 रुपये में खरीदा तो 3 डब्बे कितने में खरीदेगा, 12 × 36 रुपये में खरीदेगा। और उसे बोला गया, क्या किया गया, उसे जो है 10% के हानि पर बेच दिया गया। उसे क्या किया गया, 10% की हानि पर बेच दिया गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि 3600 का 10% कितना हो जाएगा, 360। यानी कि यहाँ पर 360 रुपये का हानि हो रहा है। पहले तो 6000 रुपये पे उसे 600 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन अगले 3600 रुपये पे उसे क्या हुआ, 360 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पर से हमें पता लग सकता है कि कुल मिलाकर उसे लाभ कितने का हुआ। यानी कि 600 का शुरुआत में लाभ हुआ, लेकिन बाद में 360 का हानि हो गया। यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का लाभ निकलेगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने का लाभ निकलेगा, तो लाभ निकलेगा 240 रुपये का। यानी कि दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये। यानी कि मात्र 240 रुपये का लाभ हुआ। क्या हुआ, मात्र 240 रुपये का लाभ हुआ। कितने, टोटल जो है कितने रुपये में, 96 रुपये में। टोटल कितने रुपये में, 96 रुपये में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 48 दूनी 96, 48 पचे 240 हो जाएगा। पॉइंट में आपका आंसर दिया गया तो पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.5% लिख सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल जो है कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बोला गया है कि एक नाव की चाल जो कि स्थिर जल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला गया तथा धारा की चाल जो है कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में आपसे फिर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। यानी कि जब जाता है, जब जो है नाव जो है जाता है धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, तो कितने किलोमीटर जाता है, 135 किलोमीटर जाता है। फिर 135 किलोमीटर से क्या होता है, वापस आता है। यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में जो है क्या होता है, वापस आता है। और जहां से जो उसने शुरुआत किया था वहीं पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। यानी कि वह जो है धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर गया और धारा के अनुकूल जो 135 किलोमीटर वापस भी आया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगेगा, पूरी यात्रा को जो है तय करने में कितना समय लगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला क्या गया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 135 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जब चलता है तो आपको पता होना चाहिए
कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल स्पीड होती है। पूरी नाव की स्पीड जब धारा की जो है विपरीत दिशा में कोई नाव जाती है तो उस नाव की चाल माइनस धारा की चाल क्या होती है, उस नाव की असल में स्पीड होती है। तो यहाँ पर जो है असल में जो है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 की 12-3 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या निकल गया, दूरी बटा चाल, यानी कि जब धारा के विपरीत दिशा में जब जा रहा था तब का समय निकल गया। लेकिन वापस भी आता है, कितने वापस आता है, 135 किलोमीटर ही वापस आता है। लेकिन अब जो वापस आ रहा है वो कैसे वापस आ रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में वापस आ रहा है। यानी कि अब क्या होगा, जो नाव का चाल है, जो धारा का चाल है, वो क्या होंगे, अब आपस में जुट जाएंगे। यानी कि चाल कितनी हो जाएगी, कुल 12-3-15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि ये जो है धारा के प्रतिकूल दिशा का समय हो गया। तो यहाँ पर जो है कुल समय दिया गया है, कुल समय दिया नहीं गया, आपसे कुल समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों का योग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल समय निकल जाएगा। हल करेंगे इसे, 9 से काटेंगे 135 को कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में, और 15 से 135 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। जब दोनों का योगफल यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 9 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 9 24 आ जाएगा। यानी कि पूरा मिलाकर उसे जो है कितने घंटे का समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि के तथा यल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि के 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और यल उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। यानी कि 5 दिन तक के और यल दोनों काम करता है, उसके बाद जो है क्या कर देता है, दोनों काम छोड़ देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि काम का अपूर्ण भाग, यानी कि जो काम नहीं किया गया है वह जो है कितना भाग नहीं किया गया है। यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि कुल काम का कितना भाग जो है अभी भी बाकी है, यानी कि अपूर्ण है, उसे पूर्ण नहीं किया गया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि उसने जो है कितना काम किया है असल में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है के जो है कितने समय में काम करता है, 15 दिनों में काम करता है। अकेले जब काम करेगा तो 15 दिनों में कर सकता है। और यल जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे टाइम एंड वर्क में, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इनटू समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 को जब 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि के जो है किसी काम को एक समय में कितनी कार्य क्षमता से काम करता है, 4 काम करता है। यानी कि के जो है कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। और उसी काम को यल को जब हम लोग 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि यल जो है प्रतिदिन कितना काम करता है, 3 काम करता है। यानी कि ये जो है उसी काम को प्रतिदिन 4 काम करता है, यल जो है उसी काम को प्रतिदिन 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3 काम करता है। यानी कि एक दिन में मिलाकर दोनों, एक दिन में के और यल मिलाकर दोनों कितना काम करेंगे, अगर के 4 काम करता है, यल 3 काम करता है, तो दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, 4 3 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 4 3 7 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो एक दिन में अगर 7 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 दिनों में 35 काम करते हैं। लेकिन उन्हें करना कितना काम था, कुल काम जो है करना कितना था, 60 काम था। लेकिन उन्होंने किया कितना काम है, 35 काम ही किया है। तो बचा हुआ काम कितना है, अगर 60 काम करना था और उन दोनों ने मिलकर 5 दिनों में 35 काम किया, तो 60 - 35 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 काम अभी भी बचा हुआ है। कुल कितने काम में से, 60 काम में से। यानी कि 25 काम अभी बचा हुआ है कुल 60 कामों में से।
तो हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कितना काम बचा हुआ है भाग में आपका आ जाएगा। हल करेंगे इसे 5 × 5 = 25 और 12 × 25 = 60 आ जाएगा, यानी कि 5/12 भाग अभी भी जो है कुल काम का बचा हुआ है। कितना भाग, कुल काम का 5/12 भाग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बी बिंदु पर पहुंचती है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया कि एक बिंदु है, एक बिंदु से रेलगाड़ी पी, कौन सी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पी जो है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी पी जो है ए बिंदु से चलना शुरू करती है कितने बजे, 10 बजे। कितने बजे, 10 बजे जो है चलना शुरू करती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी तक पहुंचती है। यानी कि यहाँ तक बिंदु बी तक क्या हुआ, रेलगाड़ी पी जो था ए बिंदु से आरंभ किया था 10 बजे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बी बिंदु पर पहुंचती है। फिर आगे बोला गया क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी क्यू, कौन सा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्यू 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है। यानी कि बी से इधर से एक रेलगाड़ी, इधर से एक रेलगाड़ी जो है, इधर से एक रेलगाड़ी जो है बी से जो है क्या करनी है, 11 बजे जो है चलना शुरू करती है। कितने बजे, 11 बजे चलना शुरू करती है। कितने बजे, 11 बजे चलना शुरू करती है। किस बिंदु से, बिंदु बी से चलना शुरू करती है। फिर बोला गया कि फिर बोला गया आगे यहाँ पर कि रेलगाड़ी पी को रेलगाड़ी पी को या रेलगाड़ी बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर जो है क्या करती है, पार करती है। यानी कि ए जो है जिस समय से चलना शुरू किया था और बी जो है 11 बजे से चलना शुरू किया, तो किसी एक बिंदु पर क्या होंगे, आपस से जो है एक दूसरे से जो है जरूर गुजरेंगे। तो जब गुजरेंगे तो बी जो है कितने किलोमीटर चल चुका होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए जब तक मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक दूसरे से गुजरेंगे तो जितने समय तक, यानी कि जितने समय पर ए और बी गुजरेंगे उतने समय तक बी जो है 120 किलोमीटर चल चुका होगा। यानी कि ए और बी जिस बिंदु पर मिलेंगे यानी कि एक दूसरे से गुजरेंगे उस समय तक बी जो है 120 किलोमीटर चल चुका होगा। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी क्यू की चाल यानी कि उसकी गति क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके इस तरीके के प्रश्न में आपको करना ये होता है कि यहाँ पर जो है दोनों का क्या करेंगे, समय को पहले मैच करेंगे कि ए जो है 11 बजे तक कितना किलोमीटर चल चुका होगा। यानी कि उसने अगर 10 बजे चलना प्रारंभ किया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 11 बजे तक यानी कि उसने 1 घंटा में कितने किलोमीटर जो है दूरी तय की होगी, तो 60 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली होगी। अगर ए जो है 10 बजे चलना प्रारंभ किया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 11 बजे तक यानी कि 1 घंटा में उसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। यानी कि 11 बजे तक, 11 बजे से अब बी भी चलना प्रारंभ किया और ए तो चल ही रहा था, यानी कि अब भी 11 बजे तक जो है दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों का अंतर यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी है दोनों रेलगाड़ियों के बीच अभी 11 बजे तक। तो यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर जो है 300 किलोमीटर में से बोला गया कि 120 किलोमीटर जो है किसने चल लिया, 300 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर जो है किसने चल लिया, बी जो है चल लिया। यानी कि ए जो है यहाँ पी जो है पी रेलगाड़ी, ये पी रेलगाड़ी है, इधर ए बी रेलगाड़ी नहीं आपका क्यू रेलगाड़ी है। तो पी रेलगाड़ी जो है यहाँ तक 60 किलोमीटर चल लिया।
यानी कि P जो है यहाँ पर, Q अभी भी जो है यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। उसमें से 120 किलोमीटर जब वे एक दूसरे के आपस में गुजरते हैं उस समय तक, गुजरने से उस समय तक B जो 120 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी कि उतने समय में P जो है, सॉरी B नहीं, Q जो है 120 किलोमीटर चल चुका होगा। तो P जो है 300 माइनस 120 किलोमीटर चल चुका होगा। तो 300 माइनस 120 कितना होता है आपका, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P जो है 180 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अभी आपको बताया गया था कि समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी 180 किलोमीटर है, इसका समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यानी कि P जो रेलगाड़ी थी 11 बजे के बाद से कितना घंटा और चला, 3 घंटा और चला, जब वे एक दूसरे से गुजर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो है P और Q जब एक दूसरे से गुजर रहे थे उस समय के बीच में जो है कितना, गुजरने से पहले जो है कितना घंटा चला रेलगाड़ी, 3 घंटा चला। तो P जितना देरी चला होगा Q भी तो उतना ही देरी गाड़ी चला होगा। यानी कि Q जो है 120 किलोमीटर भी उसने जो है कितने घंटे में तय किया होगा, 3 घंटे में ही तय किया होगा। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, B का चाल निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर जो है क्या निकल जाएगा, Q की चाल निकल जाएगी, Q वाले ट्रेन की चाल निकल जाएगी, क्योंकि अब हमें दूरी पता और कितने समय में उस दूरी को तय की गई थी वो भी पता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी 120 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा। भाग देंगे तो 3 चौक 12 होता है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी कि Q की चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु को 9% के लाभ पर बेचने तथा 7% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपये का अंतर होता है। तो पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य या फिर किसी भी वस्तु का कुछ भी मूल्य हो या फिर कुछ भी हो, उसका खुद में किसी भी वस्तु का मूल्य या तो मार्केट प्राइस हो, विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। यानी कि हमें CP निकालना है तो हमें 100% का वैल्यू निकालना होगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हमें 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर दोनों के लाभ का अंतर, क्वेश्चन में क्या दिया गया, लाभ का अंतर कितना दिया गया, 190 रुपया दिया गया। लाभ का अंतर कितना दिया गया, 190 रुपया दिया गया। यानी कि इन दोनों के लाभ के प्रतिशत, लाभ का अंतर 190 रुपये, यानी कि दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना है, 2% का अंतर है। और लाभ का अंतर कितना दिया गया, 190 रुपये। तो क्या यहाँ पर से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आप काटने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 50 से गुना कर सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे। तो क्या यहाँ पर 100% का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपका 100% का वैल्यू आ जाएगा। 50 दूनी कितना होगा, 100, 19 25 आपका कितना हो जाएगा, 95 पे 2 शून्य, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 95 रुपये। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दिया गया है कि K जो है 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। K जो है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। फिर बोला गया कि ब्याज की देय राशि, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो लगा है वो जो है रुपये में कितना है, 5280 रुपये, यानी कि 2 साल में उसे ब्याज के रूप में 5280 रुपये देना पड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P का मान क्या है,
यानी कि P का मान यहाँ पर P जो है क्या है, एक तरीके से आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो है राशि असल में कितनी थी। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि 20% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 20% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि 5 यूनिट का कोई वैल्यू इंटरेस्ट लगने पर पहले साल में कितना होता है, 6 यूनिट हो जाता है। 5 यूनिट का कोई राशि 5 यूनिट का कोई राशि इंटरेस्ट लगने पर जो है एक साल में कितना हो जाता है, 6 यूनिट हो जाता है। यानी कि हमें जो है 2 साल का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो ये जो आपका फर्स्ट ईयर हो गया, दूसरे साल में भी क्या होगा, 5 यूनिट की कोई राशि कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। इधर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। इधर जब आप गुना करेंगे तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकलेगा। तो दोनों का यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अनुपात यानी कि रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, इधर कितना हो जाएगा आपका 6×4 = 36 हो जाएगा। तो दोनों के ये आपका क्या है, मूलधन है, ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या मिश्र धन है। दोनों का जब अंतर होगा तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा यूनिट में। तो दोनों का अंतर कितना है, 11 यूनिट। कितने यूनिट अंतर है, 11 यूनिट। 11 यूनिट का यहाँ पर अंतर कितना दिया गया, 5280 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 5280 रुपये। 11 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 11×4 = 44, 11×8 = 88, 0। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 480 रुपये आ गया। तो हमें चाहिए क्या, P का मान चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या था, ये 25 यूनिट था। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 480, 1 यूनिट का वैल्यू, ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 480 रुपया आ गया। हमें चाहिए क्या, 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 25 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 से जब गुना करेंगे 25×4 = 100, 25×8 = 200, यानी कि 1200 × 109। तो यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो भी आपका नंबर यहाँ पर दिया गया उसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अंडर रूट की तरह नंबर दिया गया, तो ये जो अंडर रूट के बाहर सारा अंक दिया गया उसे भी क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ले लेंगे। क्या करेंगे, इस अंडर रूट के अंदर सारे ये बाहर वाले अंक को भी ले लेंगे। फिर हम पता लगाएंगे कि कौन सा अंक बड़ा और कौन सा अंक छोटा है। तो यहाँ पर सारा क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला अंक है क्या है, 2√11। 2√11 को जब अंडर रूट के अंदर लिया जाएगा तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 2 जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर होकर जाएगा। यानी कि 2 का यहाँ पर क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 2√11 को हम लोग √44 भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से अगला अंक क्या है, 4√3 है। आपका क्या है, 4√3 है। तो जब अंडर रूट के अंदर 4 जाएगा तो क्या बनेगा, 16 बनेगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका टोटल अंडर रूट कितना हो गया, 4√3 का 16 × 48, यानी कि 4√3 का आपका मान अंडर रूट में पूरा क्या हो गया, अंडर रूट 48। फिर अगला क्या आपका अंक है, अगला अंक आपका 3√5 है। तो इसे भी क्या करेंगे, सारा अंडर रूट के अंदर ले लेंगे। तो 3 को जब अंडर रूट लेंगे तो अंदर में क्या बन जाएगा, 9, इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी कि आपका कुल कितना हो जाएगा, 3√5 का अंडर रूट के अंदर 9×5 = 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। फिर अगला आपका क्या है, 5√2 है। इसे भी क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लेंगे। तो 5×5 = 25 हो जाएगा, इंटू 2, यानी कि आपका कितना हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। कितना हो गया आपका, 25 दूनी 50 हो गया। तो इस तरीके से जब आप तोड़ लेंगे, इस तरीके से इस अंक को सारे को तोड़ लेंगे
तब आप आसानी से पता चल लगा सकते कि कौन सा अंक जो है बड़ा और उसके क्रम में जो है कौन सा अंक जो है छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें किस रूप में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो घटते क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले बड़ा अंक ढूंढना होगा। तो बड़ा अंक जब अंडर रूट में सब ढूंढेंगे तो आपका सबसे बड़ा अंक कौन सा, अंडर रूट 50। कौन सा आपका सबसे बड़ा अंक है, अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 किसका मान था, 5 रूट 2 का मान था, यानी कि 5 रूट 2 जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 5 रूट 2 है। तो यहां पर से ये पहले वाले से ही हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन में जो है 5 रूट 2 सबसे पहला कौन सा है, सबसे एकमात्र ऑप्शन में जो कि 5 रूट 2 सबसे बड़ा अंक है, जो कि सबसे पहले दिया गया। यानी कि आगे का अंक लिखे बिना आप यहां पर ऑप्शन से आप यहां पर आंसर टिक कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हो तो इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा आपका क्या था, रूट 50 था तो 5 रूट 2, उससे छोटा आपका क्या था, रूट 48 था तो रूट 48 किसका मान था, 4 रूट 3 का, तो 4 रूट 3 यहां पर लिख देंगे। फिर उससे छोटा आपका क्या था, रूट 45 था तो रूट 45 किसका मान था, तो 3 रूट 5 का मान था। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 3 रूट 5। फिर यहां पर जो है सबसे छोटा आपका कितना था, रूट 44 था। तो यहां पर जो है रूट 44 किसका मान था, 2 रूट 11 का। ये आपका क्या हो गया, घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में ये सारा क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो यहां पर इस स्थिति में जो आपका, जो कि पहले बताया गया था कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समयुच्चों में से कौन सा यह जो है सअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम नंबर है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन में जो कि को प्राइम संख्या यानी कि सअभाज्य संख्याएं बनाती है। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, वो दो नंबर जो आपस में, जिनका फैक्टर आपस में कभी भी मेल नहीं खाता है, यानी कि जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जो भी नंबर हो जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और कोई भी फैक्टर जो है वो दोनों अंक में क्या होंगे, समान नहीं होंगे। कोई भी जो है फैक्टर उन दोनों अंकों में क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो है सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखने को मिल रहा है कि 12 और 7 का जब एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और दोनों का कोई भी फैक्टर जो है क्या है, सेम नहीं है। दोनों में क्या है, दोनों का कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा, को प्राइम होगा, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। मैं बाकी ऑप्शन आपको बता देता हूं कि को प्राइम क्यों नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें क्या दिया गया, 43 दिया गया, यहां पर 129 दिया गया। तो 129 क्या है, 43 का एक फैक्टर है। 43 का क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि 43 दिया जब करेंगे तो क्या आता है, 129 आता है। यानी कि 43 का फैक्टर यहां भी है, 43 खुद में एक क्या है, यहां पर एक नंबर है, यानी कि दोनों का फैक्टर 43, यानी कि एचसीएफ यहां पर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 43 आएगा। यानी कि यहां पर को प्राइम नंबर ये बी ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी देखेंगे तो 42 का 21 का गुणज है, यानी कि 42 का एक फैक्टर क्या है, 21 है, यानी कि यहां भी एक नंबर 21 है और यहां भी एक नंबर 21 है। जब दोनों का एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 21 आएगा। एचसीएफ यहां पर 1 नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहां देखेंगे 9 को देखेंगे तो क्या 9 जो है क्या है, 3 का फैक्टर है, यानी कि 3 तिया 9 होता है। तो यहां पर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो एचसीएफ 1 नहीं होगा, तो यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से आपका मात्र एक ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, को प्राइम होगा, क्योंकि दोनों का फैक्टर, कोई भी फैक्टर जो है समान नहीं है और दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर दिया गया है, यहां पर जो है कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मान बताना है। जैसे कि साइन 30 का मान, आपको ये सब याद होना चाहिए माइंड की, साइन 30 का मान
मान हमेशा आपको जो है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये सब का मान आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक पता होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के मान आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का मान बैठाएंगे। तो साइन 30 का मान आपका कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना मान होता है साइन 30 का, 1/2। कॉस 45 का आपका कितना मान होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इंटू का साइन है, इंटू दे देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2, 1/√2, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 भी चला जाएगा, यानी कि जब पूरा सिंप्लीफाई करके आपका कितना आंसर आएगा, 1/√3 आएगा। कितना आएगा आपका, 1/√3 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर दिया गया है कि एक जमा राशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज कितना है, 4,000 रुपये है। यानी कि कोई राशि है जिसे 2 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज पर लगाया गया और उसे साधारण ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला, 4,000 रुपये मिला। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में जो है क्या किया जाए, संयोजित किया जाए। यानी कि अगर पहले ब्याज साधारण ब्याज के रूप में लग रहा था तो अब क्या किया जाए, उसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, उसे ब्याज पर लगाया जाए तो ब्याज की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि अगर साधारण ब्याज के हिसाब से उसे पहले 4,000 रुपये प्राप्त हो रहा था तो चक्रवृद्धि ब्याज में उसे साधारण ब्याज से कितना रुपया अधिक ब्याज मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि साधारण ब्याज में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत 2 साल में ब्याज लग रहा था। तो 1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है साधारण ब्याज के हिसाब से, 1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है तो 2 साल में कुल कितना ब्याज लग जाएगा साधारण ब्याज के हिसाब से। तो 1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है तो 2 साल में 10 दूनी 20% ब्याज लगा होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो के रूप में उसे 20% ब्याज मिला था। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कि चक्रवृद्धि ब्याज में उसे कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। 10% के ही दर से 2 सालों में ही कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि के ये हिसाब से। तो पहला साल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना ब्याज मिलेगा, 10%। दूसरा साल में भी क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसे 2% को 1% में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, a + b + a × b/100 लिखेंगे। यानी कि जब 2% को 1% में चेंज करना होता है तो उसे क्या किया जाता है, इस तरीके से पुट किया जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के 2% को 1% में वैल्यू चेंज करना होगा तो ये फार्मूला आप जरूर बैठाइएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू 10 है, b का भी वैल्यू यहाँ 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे प्लस 10 × 10 यानी कि a × b। तो यहाँ पर 10 × 10 करेंगे, बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 1 0 चला गया, 2 0 चला गया, तो 10 10 20 1 1 × n, वो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 10 10 20 1 21 हो गया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसे 21% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि साधारण ब्याज में उसे 20% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उन्हीं 2 सालों में उसे 21% का ब्याज मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ब्याज जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, साधारण ब्याज से जब चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर जाता है तब जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो 1% की वृद्धि हो जाती है ब्याज में। यानी कि हमें 1% का वैल्यू निकालना।
तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर दिया गया कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 4000 रुपये। तो जो 4000 रुपये हुआ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के इस 20% के बराबर है। यानी कि जो साधारण ब्याज परसेंट में वैल्यू 20% था, तो वह रुपये में कितना रुपया था, 4000 रुपये था। यानी कि 20% का वैल्यू कितना है, 4000 रुपये। 20% का वैल्यू कितना, 4000 रुपये। तो यहां पर से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 से काटेंगे 4000 कितना बार में चला जाएगा, 200 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। तो यहां पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रूप में कितने प्रतिशत का अंतर थे, ब्याज के रूप में 1% का अंतर। तो 1% बराबर कितने रुपये, 200 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो 200 रुपये अंतर है। यानी कि आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, बहुलक निकालने का, बहुलक यानी कि मोड निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपका नंबर दिया गया, जो भी आपका यहाँ पर नंबर दिया गया, उसमें कौन सा नंबर, यानी कि किस नंबर जो है सबसे अधिक बार उसे रिपीट यानी कि दोहराया गया है। कौन सा नंबर सबसे अधिक बार इस सारे नंबर में दोहराया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से सभी नंबर को देख लेंगे कि कौन सा नंबर जो है सबसे अधिक बार आया। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में 90 है, तो 90 को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कितने बार आया। तो 90 एक बार यहाँ पर है, एक बार आपका, एक बार, दो बार है। यानी कि 90 टोटल कितने बार है, 2 बार है। फिर उसी तरीके से 120 को देख लेते, 120 कितने बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी कि 120 टोटल कितने बार है, 4 बार है। उसी तरीके से यहाँ पर 100 को भी देख लेते कितने बार है, तो 100 को देखेंगे तो एक बार, एक बार यहाँ पर आपका, एक बार, एक बार आपका यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। यानी कि टोटल कितने बार है, 3 बार है। फिर 140 को भी हम लोग देख लेते हैं, तो 140 को देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक बार, आपका यहाँ पर 2 बार हो गया। यानी टोटल जो है 140 जो है कितने बार है, 2 बार है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब होता है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है इस सारे नंबर सीरीज में। इस सारे नंबर जो नंबर दिया गया है, इस सारे नंबर में से कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जब हम लोगों ने चेक किया, तो यहाँ पर कौन सा नंबर जो है सबसे अधिक बार आया, 120, जो कि कितने बार आया, 4 बार आया। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर जो है क्या दिया गया, 26/21 रेशियो 24/9। यहां पर प्रोपोर्शनल दिया गया, के रेशियो 14/13 दिया गया। तो इसे बनाने का तरीका क्या होता है, इसे जब चेंज करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि क्या है, 26/21 है। जब इसे गुना में चेंज किया जाएगा तो रेशियो वाले सामने वाले नंबर को क्या करेंगे, उलट कर लिख देंगे। यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम में से कर देंगे। यानी कि 24/9 को क्या लिखेंगे, 9/24 लिखेंगे। और यहां पर ये जो साइन है उसका मतलब क्या होता है, यहां पर इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहां पर के है, फिर सामने वाली संख्या को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। यानी कि 14/13 तो क्या लिख देंगे, 13/14 लिख देंगे। क्या करेंगे, अब हल करेंगे तो के का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो 13 से काटेंगे 26 को तो 2 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे किसको, 24 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 यहाँ पर आपका चला गया। 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने बार में चला गया, 2 दूनी 4 बार में। यानी कि यहाँ पर के बराबर आपका क्या आ गया, के बराबर यहाँ पर आपका आ गया। यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 और 3 भी कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा हुआ है। यानी कि के बराबर आपका क्या आ गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा यानी कि 1 हो गया, नीचे आपका सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 यानी कि हाफ आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5
तथा 7/8 के बीच में पड़ता है। यानी कि इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में, इन दोनों भिन्न के बीच में कौन सा अंक आएगा जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसे जो है दशमलव में चेंज करेंगे। जैसे कि 3 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 3 को जब 5 से भाग देंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू आएगा 0.6। जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे इसे तो 3/5 फ्रैक्शन को कितना वैल्यू आएगा, 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6 आएगा। फिर इसे क्या करेंगे, यहां पर आपका ये संख्या क्या है, 7/8 है, तो इसे भी क्या कर लेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो इसे भी डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा डेसिमल में, 0. आपका कितना आ जाएगा, 8×8 आपका कितना बचा, 6 बचा। फिर 8×3 यानी कि 0.87 के लगभग बीच में आएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन देखेंगे कि 0.6 और 0.87 के बीच में है। यहां पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 9×72। फिर आपका 8 बचेगा, फिर 9×72। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि ये 0.87 से क्या है, अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 7×8 आपका 4 बच गया तो 7×5 = 35। यानी कि ये आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि 0.6 या 0.87 के बीच में आ रहा है क्या, 0.85, जो कि किसका मान है, 6/7 का है। यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि जमा की गई राशि 8500 रुपये की राशि का 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 2040 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज यानी कि रेट क्या है, यानी कि किस दर पर 8500 रुपये को लगाया गया था। तो आपको बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का एकमात्र फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P × R × T बाई क्या हो जाता है, आपका 100 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसे क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो 2040 रुपया दिया गया है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, तो 8500 रुपया, तो यहाँ पर 8500 पुट कर देंगे। रेट यानी कि दर हमें निकालना, तो उसे क्या करेंगे, R से डिनोट करेंगे। टाइम यानी कि समय कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया। फिर क्या करेंगे, बाई 100 से डिवाइड करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 शून्य चला गया, 17 से काटेंगे तो 17×5 = 85, 17×1 आपका 3, 17×2 = 34, 0, 5 × 15 8 आपका कितना हो गया, 120। यानी कि रेट यानी कि दर आपका कितना आ गया, 8%। कितना आ गया आपका रेट, 8%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या पहले 14 सेंटीमीटर थी, उसके बाद उसके त्रिज्या में क्या किया गया, 7 सेंटीमीटर में वृद्धि किया गया, तो उसके परिधि यानी कि पेरीमीटर में कितना इंक्रीज यानी कि वृद्धि होगा, ये आपको पता करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr होता है। यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका यहां पर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहां पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 14 सेंटीमीटर जो पहले वाली त्रिज्या थी उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल पेरीमीटर यानी कि कुल परिधि निकाल लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू क्या करेंगे, 14 पुट करेंगे। तो 14 जब पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा पेरीमीटर, 14 दूनी 28 यानी कि 28 पाई आपका क्या आ जाएगा, पहले वाली त्रिज्या के हिसाब से उस वृत्त की परिधि आ जाएगी। लेकिन
अब नया त्रिज्या यानी कि नया रेडियस कितना है, तो पहले 14 सेंटीमीटर थी, उसमें क्या किया गया 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई, यानी कि अब नया त्रिज्या कितना हो गया 14 7 21 हो गया। तो यहां पर अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू 21 पुट करेंगे। तो 21 जब पुट करेंगे तो वृत्त का नया परिधि कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 पाई। कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 पाई, यानी कि ये नए वाले वृत्त का परिधि हो गया, यानी कि वृद्धि त्रिज्या की वृद्धि करने के बाद ये वृत्त की परिधि हो गई, और ये जो है पहले वृत्त की परिधि थी। तो दोनों का यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 42 पाई माइनस 28 पाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 42 पाई माइनस 28 पाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 14 पाई आ जाएगा। तो पाई में तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया, तो इसे क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो पाई का वैल्यू जो है क्या होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7। 7 से 14 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया यहाँ पर आंसर, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि त्रिज्या के वृद्धि के बाद वृत्त की परिधि में कुल मिलाकर 44 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है, किसी उत्पाद का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% लाभ होता है। यानी कि कोई वस्तु है जिसे 13% लाभ में बेचा जाता है, कितने रुपये में, 27,120 रुपये में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उस वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 100% जो है क्या, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 100% का कोई वस्तु था जिसे 13% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100% का सामान 13% के लाभ में बेचा गया, यानी कि टोटल कितने में बेचा गया, 113% में उस वस्तु को बेचा गया। उस वस्तु को कितने में बेचा गया, 113% में बेचा गया। तो उस 113% यानी कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना वैल्यू दिया गया है, 27,120 रुपया दिया गया। कितना दिया गया, 27,120 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पर काट लेते हैं, 13 से आपका कटेगा, यहाँ पर भाग करके हम लोग देख लेंगे कितना आएगा आपका। 13 से आपका हो गया 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, आपका 6 5 11, 5 आपका 13। तो यहाँ पर जो है 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि आपका कितना हो गया, 452। तो आपका कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, यानी कि 4 बार में आपका चला जाएगा। यानी कि 113 से जब काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 240 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 240 रुपया आ गया। तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 24,000 रुपये। कितना हो गया, 24,000 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।